अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो बहुत गर्म हो चुका है। इतना गर्म कि मैं अगर कहूं कि आप गाड़ी आपकी अगर खड़ी है ना धूप के अंदर, तो धूप के अंदर चंद घंटे खड़े रहने के बाद आप अंडा जो है उसके ऊपर फ्राई कर सकते हैं। इतनी गर्मी जो है वो शहर फैसलाबाद में पड़ रही है। और गुज़श्ता रोज़ की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो जैकबाबाद के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से रिकॉर्ड किया गया। 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे जगहों में, जैसे सिब्बी हो गया, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, मैदानी इलाके खासतौर पर जो है ना, तो वहां पे गर्मी जो है उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। अगर 49 तक अभी जा चुका है तो आने वाले दिनों के अंदर आप इमेजिन कर सकते हैं कि बारिश अगर नहीं होती तो वेदर किस साइड पे जा सकता है। लेकिन गर्मी के आने के साथ साथ जहां दुख है वहां पे खुशी भी है, क्योंकि मार्केट्स के अंदर जो है आपको आम नजर आना, मैंगो नजर आना शुरू हो गए। तो सबको गर्मियों का अगर इंतजार होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक फल की वजह से होता है। और फलों में ये बादशाह है, और आमों के अंदर बादशाह जो है वो व्हाइट चौंसा को समझा जाता है, लेकिन वो अभी मुकम्मल तौर पे पका हुआ मार्केट के अंदर नहीं आया। तो अगर आप मैंगोज से एंजॉय करना चाहते हैं, मार्केट में जाए, परचेज करें और घर में जाकर मैंगो पार्टी भी कर सकते हैं। लेकिन आइंदा आने वाले 24 घंटों में वेदर शहर फैसलाबाद का कैसा रहेगा, तो ये आज हम जानेंगे टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, अक्सर आप वैसे बीपर जो वेदर का दे रही होती है ना, मुस्कुरा के देती हैं। आज देखते हैं जनाब क्या सूरत हाल है वेदर की। तो बताइएगा मरियम, कैसा रहेगा 24 घंटे, आने वाले 24 घंटों के अंदर फैसलाबाद शहर का मौसम? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो गर्मी की जो शिद्दत है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे दिन का जो है वो आगाज होता है तो उसके साथ ही दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी होने लगता है। तो जैसे ही दिन जो है ढलने लगता है तो भी गर्मी की शिद्दत जो है वो उसी तरह से बरकरार रहती है। हफ्ज़दा माहौल जो है वो होने लगा है। तो उसके साथ साथ हवाएं चलने का जो सिलसिला था वो भी रुक गया है, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो बढ़ी और दर्जा हरारत में इजाफा जो है वो भी हो रहा है। इसके साथ बात करें महकमा मौसमियात के मुताबिक तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 43 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 33% है, जबकि हवाएं 1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हफ्ज़दा माहौल और हवाएं ना चलने की वजह से मई का महीना जो है वो गर्म होता चला जा रहा है। तो जून में जो है वो मजीद गर्मी बरसेगी। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम जो है इसी तरह से खुश्क और गर्म रहेगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मरियम आपका, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। और गर्मी बढ़ने के चांसेस तो है, लेकिन इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की पेशन गोई भी की जा रही है। लेकिन बारिश की पेशन गोई जो की जाती है वो बहुत सारी वर्ल्ड वाइड जो हवाओं के रुख चलते हैं उसको देख के एक अंदाजा होता है, एक कह लें कि पेशन गोई की जाती है महकमा मौसमियात की तरफ से। अब वो पॉसिबल हो पाती है नहीं हो पाती है तो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है सिटी 41 हर दुख में जहां शामिल होता है वहां पे खुशियों के अंदर भी शामिल होता है, और आपकी खुशियां हमारी खुशियां होती हैं, और खुशियों को जो है वो बांटने से ये दुगनी हो जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि आपकी सेलिब्रेशंस को, आपकी खुशियों को हम ऑन स्क्रीन भी दिखाएं। इसी वजह से बहुत सारे लोग जो कि अपनी सालगिरह मनाते हैं, बहुत सारे अहम दिन मनाते हैं, वो अपनी वीडियो जो है सिटी 41 को भेजते हैं ताकि अपने मॉर्निंग शो सिटी एट 10 में चलाएं और हमारी खुशियों के अंदर जो है वो शामिल हो सकें। तो आज हमारे साथ अवैस रजा रेकोटिकी जो हैं वो मौजूद होंगे। उनकी सालगिरह है, और सालगिरह जो है वो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनाई है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। उन्होंने अपनी वीडियो भेजी है, तो आइए वो वीडियो दिखाते हैं आपको। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. तो अवैस हमारी सबसे ढेरों ढेर मुबारकें आपको, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियां लेके आए और जितने भी मसाइल हैं उनको दूर करे। आपके आने वाले साल जो हैं वो मुबारक हों और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी दे अल्लाह, जॉब करते हैं तो जॉब में आपको तरक्की दे। बस हमारा मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाए। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों के अंदर गंदम की कटाई जो है मुकम्मल होने के बाद इवन जो टास्क दिए गए थे बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के लोगों को कि आपने अपना
जो टास्क है वो पूरा करना है, इतनी गंदम जो प्रिकॉर्मेंट में है वो इकट्ठी करनी है, और बहुत सारे लोगों ने अपने मिशन को पूरा कर लिया है और अब करीब करीब है। गंदम बहुत सारी जगहों पे कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों की तरफ से उसे स्टोर करने की। अलबत्ता अगर गुज़श्ता दिनों की बात करूं तो आपने देखा होगा कि बारिश जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर बरसी, जिसकी वजह से ज़मींदार काफ़ी परेशान था, तेज़ हवाएं चली, बहुत सारे लोगों का गंदम की फसल जो है वो ख़राब होने के चांसेस भी थे। लेकिन आज हम अपने फर्स्ट हाफ के अंदर ये ज़रूर जानेंगे कि इस दफ़ा गंदम की कटाई कैसी रही, पैदावार कैसी थी, लोग खुश थे, किसान खुश था, और आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल होगी। इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आज हम जानेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुजर हमारे साथ मौजूद होंगे। गुजर साहब वेलकम करते हैं शो के अंदर, और उनके साथ साथ डॉक्टर नदीम अहमद साहब मौजूद होंगे जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं वीट अयूब रिसर्च के अंदर। तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब जर्नल ओवरव्यू दीजिएगा कि इस दफ़ा जो गंदम की पैदावार थी वो गुज़श्ता साल से ज़्यादा थी या कम थी? क्या बारिशों के होने की वजह से किसी मसाइल का सामना करना पड़ा किसान को, और आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल जो गंदम की जो पैदावार है वो लास्ट ईयर की निस्बत अगर एक लाइन में हम कहा जाए तो उसको फ़ायदा हुआ है। पिछले साल गर्मी चूँकि मार्च में और गर्मी में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई थी, जिसकी वजह से गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। उसकी निस्बत इस साल वक्फे वक्त से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, तो जिसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट वो गंदम की फसल को मिला। हालांकि आखिरी दिनों में आके किसान इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान था कि गंदम की ज़्यादा बारिशों की वजह से गंदम की फसल गिर चुकी है, तो उससे नुकसान का अंदेशा है। लेकिन जो मौसम ठंडा रहने की वजह से जो फ़ायदा हासिल हुआ है उसकी निस्बत जो गिरने से जो नुकसान है वो उसी फ़ायदे में से 1-2% नुकसान हुआ है, तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है। तो इस साल गंदम जो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है, तकरीबन 27.5 मिलियन टन की फिगर आ चुकी है, तो उससे इंशाल्लाह किसान भी फ़ायदा होगा और उससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, किसान की सूरत हाल बताएं, क्योंकि आप बहुत सारी जगहों पे विजिट भी करते हैं, उनके रिव्यूज़ भी लेते हैं। क्या कहना था, खुश दिखाई दे रहे थे? हनान, ये बात डॉक्टर साहब की ठीक है। इस बार किसान जो है वो खासे खुश है। इस बार देखिए गंदम का रकबा थोड़ा पिछले बार से कम हुआ था, लेकिन जो यहाँ पर एक बार तो फरवरी में लगा था कि पहले वैसे पिछले बरस की तरह ना गर्मी आ गई है, लेकिन उसके बाद मौसम जो अजीब जो करवट ली, फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा वेदर में कभी नहीं देखी इतने कई सालों में। अच्छा, इस दफ़ा नोट किए मई में जाके गर्मियाँ आ रही हैं। एग्जैक्टली, ये तो कल परसों से गर्मी आई है ना, मतलब तो ये गंदम वालों को बड़ा फ़ायदा मिला। एक तो उन्हें लंबा टाइम मिल गया। पिछले वर्ष तो मार्च में जो है वो गंदम कटाई के करीब आ गई थी, लंबा टाइम मिला, उसमें जो है वो गंदम बेहतर हुई, अच्छी खासी पैदावार में इजाफा हुआ। लेकिन फिर भी जो जहाँ पर पूरा टारगेट था वो नहीं हो सका, बाहर से मंगवानी पड़ेगी। इसी वजह से यहाँ पर रेट भी खासा महंगा हुआ, 4500 तक चली गई स्टार्ट में। अभी जो मंगवाने का हुकूमत ने दिया है ना, उसके बाद रेट थोड़ा कम आया। अब ओपन मार्केट में जो है वो 4000 के करीब है और 3900 रुपये जो है वो सरकार का रेट है। मतलब ये बड़ा आइडिया रेट होता है कि सरकार के रेट के करीब होना ओपन मार्केट में, फिर गंदम का मसला नहीं बनता। तो ये बेहतर पैदावार और जितना जो है वो गैप है वो हुकूमत ने मंगवाने का दे दिया। तो उम्मीद है कि इस बार वो आटे को पिछले बरस की तरह गैर मामूली कीमत जो है वो उसकी नहीं होगी और आटे की लाइनें नहीं लगेंगी। लेकिन इसमें हैरान ये भी है कि जो मतलब हदफ एक दिया जाता है ना, तो उसको पूरा किया जाना चाहिए कि जितना भी है गंदम कम रकबे पर लगने की वजूहत भी हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो ऑयल सीड से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, गंदम से उस तरह से प्रॉफिट नहीं मिल रहा। अब फिर गंदम हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। इस बार किसानों को अच्छा मुनाफा मिला है, अच्छी पैदावार हुई है, तो अगले बार जो है वो ज़्यादा पैदावार होगी। तो इसमें मीट प्रोक्योरमेंट के हवाले से बताइएगा अब्दुर्रहमान, कि ये टारगेट्स जो ब्यूरोक्रेसी को मिले थे वो पूरे किए गए? हनान, काफ़ी हद तक पूरे हो गए हैं वो, मतलब करीब ही है पंजाब में ना, मतलब कुछ को तो मैं जानता हूँ काफ़ी परेशान है। हाँ, 100% तक तो नहीं हुए, लेकिन बहरहाल करीब चले गए हैं। हाँ। तो वो उसको 100% ही समझा जाता है जब आप करीब चले जाए ना। जब आप 70 से नीचे हों फिर वो बड़ी उसमें जो है वो टेंशन होती है, लेकिन जब आप 80-90 के करीब चले जाए ना, फिर वो 1-2 किसान 2-4-5 मिलके वो पूरा कर देते हैं ना। वो इनके भी किसानों के साथ राब्ते होते हैं, फूड डिपार्टमेंट के DC AC कर रहे होते हैं, क्योंकि ये DC की वैल्यूएशन रिपोर्ट बाकायदा जा रही होती है।
तो ये मतलब करीब करीब चले गए हैं और उम्मीद है कि ये मतलब 100% ना भी हुआ तो वो करीब हो जाएगा और ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। और ये बड़ी बात है, जिस तरह से गंदम का रेट स्टार्ट में ऊपर गया था तो ये तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह से पूरे होंगे, क्योंकि 4500 तक ओपन मार्केट में चला गया था। ये हुकूमत ने ऐलान किया तो उसके बाद थोड़ा जो अब रेट नीचे आया। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर रशिया की जानब से जो है वो गंदम अफ़गानिस्तान को दी जा रही है, तो इस वजह से भी नीचे आया, क्योंकि पाकिस्तान में जो गंदम है सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में स्मगल होती है। तो इस मसले को अगर हल कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ा मसला हमारा, कि यहाँ पर सस्ती गंदम होती है, अफ़गानिस्तान में महंगी होती है, तो ये सारी की सारी बार्डर के ज़रिए स्मगल हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर आपको पता है रेट महंगा मिलना है, यूरिया का भी यही हिसाब होता है। तो अभी अगर यहाँ पर वहाँ से आ रही है तो यहाँ पर हमारी जो है वो सुकून रहेगा। और जो जिस तरह से इन्होंने सारी इकट्ठी की है तो उम्मीद है कि ये पूरा सीज़न जो है वो निकाल लेगी बासानी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पैदावार होनी चाहिए, मतलब वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, रशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, उन्होंने रिसर्च के ऊपर बहुत काम किया है, पर एकड़ पैदावार हमारे यहाँ कितनी आती है, उनके यहाँ कितनी आती है, अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मेरे ख्याल ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और क्या वहाँ से हम सीड ला के इम्पोर्ट नहीं कर रहे, वो काश्त नहीं कर रहे, यहाँ जो हमारी वीट मौजूद है, अगर वीट की क्वालिटी की कंप्रोमाइज़ करें ना, क्वालिटी को देखा जाए तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है गालबन क्वालिटी, उसका जायका, उसका टेस्ट इन्हेंस्ड है। यहाँ हमारा टेस्ट इस हिसाब से बिल्ड हुआ है कि हमें यहाँ की गंदम अच्छी लगती है। आप क्या समझते हैं, पैदावार को फिल फॉर बढ़ाने के लिए हमें क्या इकदाम करने चाहिए? कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए या फिर बाहर से बीज को इंपोर्ट करना चाहिए? जी, अगर गंदम की वैरायटीज़ के हवाले से देखा जाए तो हमारी वैरायटीज़ का पोटेंशियल वर्ल्ड से किसी भी तौर पे कम नहीं है। अच्छा, इसमें वर्ल्ड का और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हुए ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड में कौन सी वीट काश्त की जाती है और पाकिस्तान में कौन सी वीट काश्त की जाती है। स्पेशली जैसे आपने रशिया की एग्जांपल दी है, रशिया भी रिसेंटली मैं चाइना से भी विज़िट करके आया। चाइना दुनिया का नंबर 1 वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो वहाँ पे जो वीट लगती है वो विंटर वीट लगती है। विंटर वीट ये होती है कि वो 8 से 9 माह की क्रॉप है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ईयर। हमारी क्रॉप 4-5 माह की लगती है, ठीक है। उसमें एक तो उसको ड्यूरेशन ज़्यादा मिलता है, उसको वेदर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। अभी चाइना में फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मिसाल कि वहाँ पे अब जो औसत पैदावार है वो 8-9 टन पर हेक्टेयर है। अब ये देखने में कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा पैदावार है, हम तो बहुत पीछे हैं उससे, लेकिन उसका मैंने जो प्रैक्टिकली जो नोट किया है ना, उसका अगर एक फैक्टर निकाला जाए जिसका उनको बेनिफिट मिल रहा है तो वो उसका वेदर है, कूल एंड कॉम वेदर। अच्छा, उसका पाकिस्तान में आप देखें इम्पैक्ट, लास्ट ईयर टेम्परेचर राइज हुआ, आपकी प्रोडक्शन जो है एकदम से डिक्लाइन कर गई और उसको लॉस हुआ। इस साल आपका मार्च का एक मंथ आपको अच्छा मिला और उसकी वजह से जो हमारी एवरेज थी 2.5 या 3 टन के करीब थी, इस बार हमारी जो आम जिम्मेदार भी है वो 5 टन से ऊपर ले रहा है। तो अदरवाइज 6-7 टन तो आम जो अच्छे ग्रोअर्स हैं वो तो ले ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5 माह की क्रॉप होने के बावजूद हमारी जो वैरायटीज़ का पोटेंशियल है वो किसी भी तौर पे उनसे कम नहीं है। उसके अलावा फिर एक और बात यह है कि हम साल में 2 से 3 क्रॉप हमारा ज़िम्मेदार ले रहे हैं, जबकि वो एक क्रॉप लेते हैं जो विंटर वीट है। कहीं अगर कोई फैकल्टेटिव है तो साथ में 2-3 माह की मेज़ की क्रॉप वो लेते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो हम किसी तौर पे कम नहीं। हाँ, बाकी हमारे जो अपने इंटरनल कुछ इश्यूज़ हैं, वेदर तो चलें ठीक है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से जैसे भी है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं अगर उन पे हम कंट्रोल करें तो हमारी पैदावार बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि हम टाइमली काश्त जो है ना, जो हम टाइम देते हैं ज़िम्मेदार को कि फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर में आप इसको हर सूरत काश्त कर लें गंदम को। अगर नहीं काश्त करेंगे तो उसका जो अल्टीमेटली जो टाइम फैक्टर है ना, जो लेट सोइंग की वजह से जो गंदम को नुकसान होता है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा का नुकसान है, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर राइज हो जाता है और उसी वजह से गंदम की पैदावार को बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। बाकी रहेगी टेक्नोलॉजी की बात या बाकी ब्रीडिंग के हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तौर पे पीछे नहीं है। हमारी वैरायटीज़ पहले भी ऑलरेडी हमारे पास जो मटेरियल आता है वो इंटरनेशनल सिमेट वीट एंड मेज़ इम्प्रूवमेंट सेंटर मैक्सिको से आता है, जहाँ से बाकी दुनिया को भी जाता है। उसी की बेस पे हम आगे अपनी ब्रीडिंग का प्रोग्राम चला रहे हैं। तो वर्ल्ड के हवाले से तो हमारा मटेरियल पीछे नहीं। हमारी स्प्रिंग वीट है,
जो दूसरे कंट्रीज हैं, रशिया या यूएस या जो चाइना अच्छा है, डॉक्टर वहाँ साहब पे मुझे ये winter बताएं कि हमारी आबादी के लिहाज से जितना रकबा मुख्तस होना चाहिए वीट के लिए इनफ है? वीट का एरिया मैं समझता हूं कि सिर्फ वीट के हवाले से नहीं, हमें बाकी क्रॉप्स की भी जरूरत है। जी मैं उसकी तरफ हाँ, आता हूं, उसमें लेकिन हमें वीट के पर एकड़ हमें यील्ड बढ़ा के थोड़ा सा एरिया दूसरी क्रॉप्स की तरफ भी देना चाहिए। जैसे कि अभी बात की अब्दुर्रहमान साहब ने कि पिछले कुछ सालों से जो हमारा वीट का एरिया है ना, वो ऑयल सीड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये एक लिहाज से तो ठीक ट्रेंड है, लेकिन दूसरी तरफ से नुकसानदेह इसलिए है कि अगर हम अपनी पर यूनिट एरिया वीट की प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये इस लिहाज से लॉस है। एक होती है वर्टिकल इंक्रीज, एक होती है हॉरिजॉन्टल। अगर हम एरिया बढ़ा के पैदावार को में इजाफा कर रहे हैं तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। हम उसी जो यूनिट पीस ऑफ लैंड है उसमें से हम ज्यादा पैदावार लें तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और हमारी कौम के लिए भी। वर्टिकल कल्टीवेशन की तरफ हम क्यों नहीं जाते? चाइना आपने विजिट किया? वर्टिकल से मुराद ये है कि आप जो एक आपका एकड़ है उसमें से आप पैदावार बढ़ाएं, उसमें से जैसे अभी हमारे नहीं डॉक्टर साहब मेरा कहने का पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, आप मेरे ख्याल समझ नहीं पाए। डॉक्टर साहब बिल्डिंग्स चाइना के अंदर बनाई जाती हैं, कंटेन्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है। जैसे सपोज अगर आप कह रहे हैं कि दूसरी चीजों की तरफ, फल फ्रूट इन चीजों की तरफ इनकी बेलें जो लगती हैं, वो क्या करते हैं कि एक बिल्डिंग मतलब 1 एकड़ के अंदर कोई बिल्डिंग बना ली जाती है और उसकी 8 पोर्शंस बना लिए जाते हैं। अब 8 पोर्शंस के अंदर कंटेन एनवायरनमेंट होता है, वो मट्टी या फर्टिलाइजर्स उसमें डाल के वहां पे कास्ट करते हैं उसको और वहां से उगाते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी को उगा लिया जाता है, मुख्तलिफ फ्रूट्स को उगा लिया जाता है जो उतने के एरिया के अंदर हो। हमारे यहाँ इस चीज को तरजीह नहीं दी जा रही। वो 8 पोर्शन 1 एकड़ के अंदर बना रहे हैं तो इट मीन्स कि वो 8 एकड़ की पैदावार 1 एकड़ से ले रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? चाइना तो पाकिस्तान के लिहाज से, रकबे के लिहाज से बहुत वो बड़ा है। देखें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। जैसे आपने बताया कि वो 1 एकड़ पे एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी करें जिसके 8 पोर्शन हो और उसके अंदर कल्टीवेशन करें, तो वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो फिर वो इस तरफ लोग आएंगे, इस तरह की टेक्नोलॉजी के आपने वो टनल फार्मिंग की तरह की हो गई, ये क्लोज्ड बिल्डिंग्स के अंदर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपने उसको सारी कल्टीवेशन करनी है और उनकी पैदावार भी दूसरे से ज्यादा अच्छी उसके ज़ाहिर हर चीज़ आप इनपुट्स और बाकी सारी चीज़ें उसमें आपके वेदर का भी आपके हाथ में कंट्रोल है। आप जो इनपुट्स दे रहे हैं वो भी आपके सॉइल चूँकि वेरिएबल है, ओपन फील्ड वेरिएबल होता है, उसमें आपका कंट्रोल इतना नहीं है जितना कि ज़ाहिर एक कंट्रोल कंडीशन में आप कर रहे हैं। वो तो एक तरह की लैब कंडीशन या ग्लास हाउस कंडीशन हो गई ना, तो उसमें ज़ाहिर है आप प्रोडक्शन भी फिर इस तरह से ज़्यादा ले रहे हैं। मैं तो ये फील्ड क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, जो वीट जो कि फील्ड क्रॉप है, इसको बिल्डिंग्स में या इस तरह तो नहीं लगाया जा सकता, बाकी वर्ल्ड में भी इस तरह नहीं है। वो बाकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या वेजिटेबल, उसमें ये इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसमें ये है वर्टिकल ग्रोथ, ये है कि इसमें आप पर यूनिट में आप इंक्रीज लेकर आएँ और उसमें जो मेजर फैक्टर है वो मैनेजमेंट है, क्रॉप मैनेजमेंट का। और उसके अलावा क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाने में जो 4 फैक्टर हैं उसमें नंबर 1 एक तो वैरायटी का पोटेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6-7 टन किसी तौर भी कम नहीं है। उसने इस साल प्रूव भी किया है। इस साल वेदर अच्छा होने के साथ हमारी जो वैरायटीज़ लोगों ने 7-8 टन तक पैदावार ली है। इसका मतलब वैरायटी में पोटेंशियल है। देखें ना गैप कितना ज़्यादा है, एवरेज 3 टन है, आप ले रहे हैं 8 टन, इसके दरमियान में कितना ज़्यादा ह्यूज गैप है। अगर आप 1 टन भी इंक्रीज़ कर लें ना, मुल्क की पैदावार 4 टन पे आ जाए, आपके यहाँ गंदम ख़त्म ही नहीं होगी, सरप्लस में जाएंगे, बल्कि आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो उसके साथ साथ अगर क्या बात मैं कर रहा था कि अगर आप इसको, एक तो फैक्टर आ गया वैरायटी का, वो जो मैंने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त फील्ड में बेहतरीन रेजिस्टेंट वैरायटीज़, जिसमें गाजी अपना अरूज है, अकबर है, दिलकश है, और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर आता है वो है क्रॉप मैनेजमेंट का। क्रॉप मैनेजमेंट ये है कि आप उसकी टाइमली सोइंग करें, प्रॉपर सीड रेट दें, उसका जो जितने कीड़े मार अद्वियात, जो भी उसकी जहरों का प्रॉपर इस्तेमाल है, जड़ी बूटी मार अद्वियात है, उनका तरीका इस्तेमाल करें। फिर उसको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन दें, खाद का इस्तेमाल, फिर इरीगेशन है, मुनासिब टाइम पे मुनासिब वक्त में मुनासिब इरीगेशन दें। ये सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करते हुए जब जिम्मेदार करेगा तो फिर इंशाल्लाह उसकी पैदावार बढ़ेगी। फिर एक जो और फैक्टर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का। अभी जैसे कि इन्होंने सपोर्ट प्राइस का जिक्र किया है, अगर यही सपोर्ट प्राइस बिफोर सोइंग गवर्नमेंट अनाउंस कर देती तो बिलीव करें कि ये जो एरिया कम हुआ ये भी ना होता। और उसके अलावा जो जिम्मेदार है, जो जिसको तो पता था कि मेरी गंदम का रेट ही कुछ नहीं है, तो मैंने जब उसको पता चला कि 4000 गवर्नमेंट ने 3900 अनाउंस किया है,
तो वो उस पर ज़्यादा इनपुट और ज़्यादा तवज्जो देता। बिल्कुल ठीक लेकिन है, वो आपने नहीं हो सका। इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अब्दुर्रहमान, क्या लग रहा है इस दफ़ा कुछ बाहर से तो नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा गंदम को? क्या जितनी पैदावार पाकिस्तान में हुई है, हमारी जो अपनी ज़रूरियात है वो पूरी होती दिखाई दे रही? नहीं हनान, गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और ये इंपोर्ट का ऐलान ही है जिसकी वजह से गंदम का रेट स्टेबल हुआ है, क्योंकि गंदम इस बार भी खासी कम जो हुई है प्रोड्यूस। देखें, इस बार रकबा कम लगाया गया था। ये डॉक्टर साहब की बात को मैं इससे बड़ा एग्री करता हूँ कि यहाँ पर ये पिछले 2 बरस से ये हुआ है। अभी कुछ बरस कबल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो रेट अनाउंस किया जाता था, वो इतना ज़्यादा होता था कि मार्केट रेट से कहीं ज़्यादा लोग सरकार को गंदम बेचते थे, इतना महंगी सरकार लेती थी और ओपन मार्केट में कम होती थी। इस वजह से गंदम हमें पीपल्स पार्टी के दौर में कभी भी बाहर से नहीं मंगवानी पड़ी, उल्टा हमने एक्सपोर्ट की है। तो इस वर्ष से, ये 2-3 वर्ष से हुआ है। पीटीआई की हुकूमत की भी, बुज़दार साहब की भी समझ नहीं आई थी, शहबाज शरीफ ने भी यही किया कि जब ऐलान किया ना कि यहाँ पर ये रेट होगा, तब तक गंदम जो लोगों ने लगानी थी वो लगा चुके थे। देखिए, अक्टूबर नवंबर की बजाय अगर ये अगस्त में आप ऐलान कर लें, सितंबर में ऐलान कर लें कि इस बार गंदम का ये रेट तय करना है हमने, तो देखें लोग तैयारी करेंगे, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गंदम लगाएंगे। अगर रेट मुनासिब हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं लगाएंगे। तो ये एक बड़ा मसला है कि यहाँ पर सपोर्ट प्राइस ऐलान करने में 2 वर्ष से ताख़ीर की जा रही है, और उसकी वजह से हमें बाहर से गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इस बार भी करनी पड़ेगी। एवरेज अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी हो जाएगी, क्योंकि गंदम का रकबा कम हुआ है। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि रकबा इन्हांस करने की बजाय हमें वही जो है वो सहूलियात बेहतर करनी होगी। देखिए, खाद का बड़ा मसला बनता है हर बरस। यूरिया खाद वो अफगानिस्तान में चली जाती है स्मगल होके, यहाँ पर किसानों को नहीं मिलती। देखिए, सिर्फ एक कंपनी जितनी यूरिया प्रोड्यूस कर रही है ना रोज़ाना की बुनियाद पर सीज़न में, उतनी हमारे पूरे मुल्क के लिए काफ़ी होती है, और हमें यहाँ पर नहीं मिलती। हमेशा 1000 रुपये महंगी मिलती है। डीएपी वो महंगी मिलती है। सीड वो जो है वो मुनासिब दामों में नहीं मिलता। देखिए अनान सबसे अहम फसल, और हम किसानों को ना उस पर सब्सिडी जो है वो ऑफ़र करते हैं, ना उनको दूसरी तमाम चीज़ें देते हैं। ये एक बड़ा मसला है कि जब तक किसानों को हम सहूलियत नहीं देंगे, देखिए कितने अरब डॉलर लगाकर बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, और वही अगर रुपयों में सब्सिडी के तौर पर किसानों को दे दी जाए तो हमारा जो रिज़र्व है वो बच जाएगा। जिस तरह से माजी में होता रहा है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कभी भी ना हुई, वो हमेशा होती रही है। ये 2-3 वर्षों से क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह से स्कीमें बनाई जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्यों हमें अपनी वो आइटम्स, देखिए चीनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा होती है, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, चीनी का रेट यहाँ पर बढ़ जाता है, फिर हम वही चीनी जो है वो वापस इंपोर्ट कर लेते हैं, और लोगों की जेबों में ब्यूरोक्रेसी की या जो माफिया उनकी जेबों में पैसे पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें ना समझ में आने वाली हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या पॉलिसी बना रहे हैं, कि यहाँ पर इतने ही ज़्यादा जो है वो डफर्स हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या फिर उनके जो मफादात इतने डीप, इतने ज़्यादा हैं इस सिस्टम से कि वो जानबूझकर पहले बहरान पैदा करते हैं, उसमें कमाई करते हैं, और फिर जो है वो आम लोग उसके लिए जो है वो कार होते हैं। और ये गंदम जो यहाँ पर हमेशा वाफर होती थी, इस बार इस गंदम को हासिल करने के लिए जो है वो मुफादात के ऊपर ही गुफ्तगू थोड़ी सी कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान, आपको क्या लगता है कि कितना कमाया जा सकता है इस फूड के महकमे के अंदर? अगर डीडी फूड की बात की जाए तो मैंने सुना है ठीक ठाक अगर वो चाहे तो करप्शन कर सकता है। मतलब यहाँ पे कोशिश होती है गवर्नमेंट की कि ईमानदार से ईमानदार ऑफिसर लगाया जाए। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा क्या है इस महकमे के अंदर और क्या मफादात हो सकते हैं? हनान, देखिए जब सीज़न आता है या जब गंदम मार्केट में शार्ट होती है तो हुकूमत ना चक्कियों को और जो फ्लोर मिल्स को गंदम सब्सिडाइज रेट पे मुहैया करती है, और उसके अगेंस्ट जो है वो आटा जो है वो सस्ते दामों देते हैं। तो आप कितना सस्ता सब्सिडी होती है ना, देख लें कि अगर मार्केट में 1200 रुपये का थैला है तो वो 800 रुपये का या 900 रुपये का देंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर या वैसे।
तो आप देख लें कि इसमें ही सारी कमाई होती है कि वो फिर मतलब इल्ज़ामात लगते हैं। ये शाह खान अब्बासी ने वो तो फिर हजारों बोरियां जाती होंगी, कुछ इस तरह का मतलब फ्लोर मिल्स के साथ उनकी होती है। चक्की तो अब थोड़े थोड़े चक्की को तो थोड़ा मिल रहा है ना, असल में तो फ्लोर मिल्स का होता है। जो देखिए एक फ्लोर मिल एक साल में अगर वो दूसरी भी लगा लेता है तो कितना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा। वही गंदम जो पिछले वर्ष की बात कर लें ना, वही गंदम जो सरकार से ने 2200 रुपये में ज़बरदस्ती किसानों से ली, वही वापस चक्की मालकान को या जो फ्लोर मिल्स को वापस जो है वो बेची 4000 रुपये में। तो ये डबल तो सरकार का चला गया ना, उससे उसमें ही से आपने जो है वो कम या ज़्यादा करके जो फ़ायदा उठाना होता है। ये बेसिकली हनान देखें, जितने भी डीजी या जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, ज़्यादातर ये बेसिकली कमीशन माफिया के एजेंट के तौर पर बैठे होते हैं। ये जो अपनी अफसरी है या जो अपनी नौकरी है, ये सरकार के लिए या लोगों के लिए कम करते हैं, अपने मफादात के लिए या अपने माफिया के लिए ज़्यादा करते हैं। उसी का ये नतीजा निकलता है कि यहाँ पर लोग पाकिस्तान में कारोबार करने से ज़्यादा सरकारी मुलाजमत के पीछे भागते हैं, क्योंकि इसको समझा जाता है कि जैसा ये बिज़नेस है वैसा कोई बिज़नेस नहीं हो सकता। किसी में भी इतना रिटर्न नहीं आ सकता जितना ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट में आता है या जितना किसी भी सरकारी पोस्ट में आ सकता है। तो ये हमारे नौजवानों का सबसे ज़्यादा यही ख्वाब होता है कि या तो वो बाहर जाके सेट होना चाहते हैं या सरकार के साथ सेट होना चाहते हैं, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वीट के हवाले से आप मैसेज किसानों को क्या देना चाहते हैं? अगर किसी के पास 10 एकड़ है, 20 है, 30 है, तो वो कितना कितना हिस्सा किस किस जगह पे काश्त करे? ये किसान के लिए गंदम के हवाले से ये है कि वो सबसे पहले तो ये है कि वो गंदम की जो सर्टिफाइड सीड है उसका इस्तेमाल करें। ऐसी सीड, ऐसी गंदम की वैरायटीज़ जिसको साइंटिस्ट ने या जिसको महकमे ने बैन कर दिया हुआ है, उसको ना लगाएं। उसके दो नुकसानात हैं। एक तो ये है कि उसकी पैदावार कम आती है, दूसरा ये कि वो बीमारियों से मुतासर हो चुका होता है। तो उससे बचाने के लिए इजाफी तौर पे पेस्टिसाइड का या वीडिसाइड का या दूसरा फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है, जिसके जो अखराजात हैं जो उसके वो बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये है कि जो सर्टिफाइड सीड या महकमे का रिकमेंडेड बीज वो काश्त करें। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि इसका वक्त काश्त है। ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो जो महकमे का सिफारिश करदा जो टाइम है, जो 15 नवंबर से पहले तक का बताया जाता है, उसमें अपनी काश्त हर सूरत में मुकम्मल कर ले। अगर सिर्फ इस एक फैक्टर को ही वो मद्देनज़र रखे तो उससे भी 20-25% पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी मुनासिब खादों का इस्तेमाल, पानी और दूसरे दीगर जो अवामिल हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए। अच्छा, बाकी रहेगी दूसरी चीज़ें, उसमें ये है कि अपनी ज़रूरत को देखते हुए ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो जब इन चीज़ों पे वो फोकस करेगा और उसकी पर एकड़ पैदावार बढ़ेगी तो फिर उसको कुछ हिस्सा दूसरी फसलों के लिए भी मुख्तस करना चाहिए, ताकि जो मुल्क को दूसरी जैसे कि ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए मुल्क में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। तो इस तरह करके वो ज़ाहिर मुल्क के जो आमदन में या उसके अवाम के लिए अपने लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या GMOs काश्त किए जा रहे हैं, और अगर नहीं किए जा रहे तो उसके पीछे क्या वजह है? GMOs अभी पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। उसके पीछे वही रज़ा है, इसके कुछ एथिकल और कुछ दूसरे हैं कुछ इशूज़। वर्ल्ड वाइड कहीं पे हो रहा है? वर्ल्ड वाइड में कहीं किसी जगह पे हो रहे हैं। अब सोयाबीन वगैरह लोगों ने की है, और लेकिन पाकिस्तान में ये अभी बैन है, अभी इस पे नहीं है। क्या इशू क्या आ रहा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रायल्स में वो, चूंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें वो जीन्स की जो है ना एक्सप्रेशन, उनका एक्सप्रेशन के हवाले से कह लें या जीन की रिलायबिलिटी के हवाले से कह लें या ऑथेंटिसिटी के हवाले से कह लें या उसके सोर्स के हवाले से कह लें कि उस पर चूँकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जीन्स ट्रांसफ़र कहीं से भी किया जा सकता है, तो उसमें फिर वो एथिकल पहलू भी इसका आता है। तो उस हवाले से अभी फ़िलहाल पाकिस्तान समेत वर्ल्ड में बहुत से कंट्रीज़ में ये GMOs बैन है। चलें जी, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। बात करूँगा जो ज़िम्मेदार के हवाले से, तो ज़िम्मेदार के लिए ये है कि जब उसने गंदम स्टोर करनी है तो उससे पहले उसको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि इसमें नमी का तनासब 10% से ज़्यादा ना हो।
अगर नमी 10% से ज़्यादा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको गंदम को एक बार धूप लगवा ली जाए ताकि नमी जो है वो मुनासिब सतह पे आ जाए। दूसरा ये है कि आपने जिस जगह पे स्टोर करना है वो स्टोरेज के हवाले से उसकी सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसमें दरारें ना हो, उसमें कीड़े मकोड़े ऑलरेडी वहाँ पे ना मौजूद हों। अगर हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो जहरीली अद्वियात होती हैं उनका वहाँ पे स्प्रे किया जाए या वहाँ धुनी दी जाए। उसके बाद जो तीसरा जो इसमें मरहला आता है, जब आपने गंदम को बोरियों में भरना है तो कोशिश करें नई बोरियां लें। अगर नई पुरानी बोरियां आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी साफ़ सुथरा करके और उसको जहरीली जो अद्वियात हैं उसकी धुनी दे के उसको स्टोर करें। इसके अलावा एक और आजकल नए बैग्स और नई टेक्नोलॉजी हर्मेटिक बैग्स आ गए हैं मार्केट में। उसका बेनिफिट ये है कि उसमें अगर आप स्टोर करते हैं तो आपको फ्यूमिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ आपको फिर जो स्टोर करने के बाद गंदम को फ्यूमिगेट करना बहुत ज़रूरी है। फ्यूमिगेशन के लिए दो मरहले हैं। जब आपने गंदम ज़खीरा करनी है, एक उस वक्त फ्यूमिगेट करना है, दूसरा जब बरसात का मौसम शुरू होता है और फ़िज़ा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस वक्त कीड़े मकोड़ों का हमला ज़्यादा होने का अंदेशा है, तो उस वक्त साल में 2 बार फ्यूमिगेट करना बहुत ज़रूरी है। फ्यूमिगेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप 30 से 35 गोलियाँ एल्युमिनियम फास्फाइड फी 1000 मकाब फिट के हिसाब से अपने स्टोर के हिसाब से यूज़ करें। और जो इसमें स्टोर करने के लिए जो सबसे अहम फैक्टर ये है कि आपका जो स्टोर है वो बिल्कुल उसको गोलियां रखने के बाद उसको बिल्कुल हवाबंद होना बहुत ज़रूरी है, एयर टाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हवा का गुजर होगा तो उस जहर का प्रॉपर उस पर असर नहीं होगा। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते 6 से 7 दिन तक स्टोर को बंद रखें। उसके बाद आप उसको खोल सकते हैं और 4-6 घंटे खुला रहने दें ताकि जो हवा का जो असर है वो उसमें जहरों का जो असर है वो निकल जाए। इस तरह आप साल के लिए अपनी गंदम को महफूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस दफ़ा कितनी गंदम महफूज की जाएगी, कोई आइडिया है इस हवाले से? इसमें एक तो गवर्नमेंट के अपने टारगेट्स हैं जो उन्होंने अपने लिहाज से किया हुआ है। दूसरा ये किसान है, किसान खाने के लिए भी अपनी गंदम महफूज करता है, उसके अलावा अगली फसल के लिए भी महफूज करता है। जो खाने के लिए महफूज करना है उसका तरीकाकार तो वो बड़ोलों में या जो लोग घरों में रखते हैं उसका ये है कि 2 से 3 गोलियां फी टन के हिसाब से उसमें आप रखें, और उसी वही तरीका जो बड़ोलों वाला भी और स्टोर वाला भी कि उसको एयर टाइट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी गंदम महफूज रहेगी। दूसरा ये जो ज़िम्मेदार अपने, चूँकि सीड के हवाले से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कमी है, 20-30% हम सर्टिफाइड सीड दे पाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट पंजाब सीड कॉरपोरेशन है, उसके अलावा दूसरी प्राइवेट कंपनीज़ हैं। तो इसमें एक बड़ा फैक्टर ये आता है कि ज़िम्मेदार अपना सेव किया हुआ सीड ही यूज़ करता है। तो उसके लिए गुजारिशात ये हैं कि उसको चाहिए कि जो सीड जो उसने गंदम अगले साल बतौर बीज के तौर पे उसने रखनी है उसको खुसूसी तौर पे तवज्जो दे, उसकी ग्रेडिंग करके और उसमें धूप लगवा के फिर उसको स्टोर किया जाए ताकि अगले साल वो अपना घर का सेव किया हुआ बीज जो है ना वो अच्छी तरह उसको इस्तेमाल कर सके अगली फसल के लिए। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। अब्दुर्रहमान, आप क्या कहेंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफाइड सीड दिया जाता है इसके बड़े फड्डे होते हैं, लोग तरसते हैं कि यार ये मिल जाए ताकि हम अपनी काश्त कर सकें, लेकिन अल्टीमेटली जितने लोगों को चाहिए होता है उतने लोगों को नहीं मिल पाता। जिसके रेफरेंसेस हैं, लिंक्स हैं, वो निकलवा लेता है, और ये आम तौर पे कहा भी जाता है, कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ पाया जाता है कि एक आम किसान वो उसके लिए वो सीड हासिल करना नामुमकिन होता है। आप क्या कहेंगे सर? हनान, ये कुछ सालों में बड़ा शऊर उजागर हुआ है, वरना 2-4 साल पहले की बात है, मुझे यूबर सर्च में बता रहे थे कि सिर्फ 10 से 15% लोग सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करते हैं। अभी शायद थोड़ी बड़ी है तादाद ना। ये आपकी बात जो है वो पार्शली किसी हद तक दुरुस्त भी है कि लोगों को पता भी नहीं है कहाँ से मिलना है। फिर जब वो जाते हैं तो फिर वो जैसे वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं वो थोड़ी सी आ जाती हैं, तो उस वजह से भी लोग मायूस हो जाते हैं। तो ये अयूब रिसर्च वालों के पास अच्छा खासा होता है, पंजाब सीड सर्टिफिकेशन वालों के पास अच्छा खासा होता है, लेकिन ये यूसीज की सतह पे होना चाहिए। ये बात आपकी यहाँ पे बहुत वैलिड है। जो महकमा ज़राअत के दफातर हैं यूसी लेवल पे या जिस तरह से लोकल यूसीज की सतह पे वहाँ पे हो, और वो किसान जब एक लेके जाता है अच्छा सर्टिफाइड बीज, तो उसके बाद जो उसकी होती है यहाँ पर गंदम वो तकसीम भी करे तो फिर तो पूरे गांव के पास आसानी से आ जाएगा। ये हमारे बड़ा वाकई मसला है। जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको पता है कैसे कहाँ से मिलना है,
वो ले लेते हैं। जो आम छोटा फार्मर है वो बेचारा जो है वो अपना रवायती बीज ही लगा रहा है, और देखिए इसका एवरेज में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। जहाँ पे जो सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर तो 50+ पे चली गई है रूटीन से, तो जहाँ से नहीं हुआ वो 30-35 प्लस है जो एवरेज है हमारी। तो ये 10 से 15 मन का फ़र्क है हनान, ये मतलब यही तो असल में प्रॉफिट है। अगर फार्मर को रियलाइज़ हो जाए कि वो कहाँ पे मार खा रहा है तो वो तो हर सूरत में ले जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर ये हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि किसानों को उनकी तहसील लेवल पे, यूसी लेवल पे ये मुहैया करा दिया जाए। गांव देहात में देखिए नंबरदार होते हैं, वहाँ पर उनके डेरों पर अगर इसकी एक्सेस हो जाए, यूसी की सतह पर हो जाए, तो फिर मुझे उम्मीद है कि 50 से 70% तक फार्मर्स जो है वो इसे यूज़ करेंगे। और फिर हमारा जो यही फ़र्क, इतना बड़ा फ़र्क बन के सामने आएगा कि हमें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फी एकड़ अगर 10 मन बढ़ जाता है तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप काश्त नहीं कर पाते, जैसे सेम ज़्यादा ज़मीनें हों या फिर इस तरह के, उनको किस तरह से बेटर किया जा सकता है? और हमारे पंजाब में स्पेशली अगर देखा जाए, कौन कौन सी ऐसी जगह है जिनको कल्टीवेशन के काबिल बनाया जा सकता है? ये ऐसी बहुत सी ज़मीनें हैं जिसमें, जैसे आपने जिक्र किया, सेमज़दा है या कलराठी ज़मीनें हैं, तो वहाँ चूँकि जो मेन क्रॉप जैसे गंदम है, इसकी पैदावार इतनी नहीं है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि ऐसी दूसरी क्रॉप्स लगाई जाएँ जो कि नेगलेक्टेड हैं। जैसे हमारे यहाँ जौ है, बाजरा है, या और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये क्रॉप्स हैं, इसकी भी मार्केट में वैल्यू है, इसकी इनपुट कॉस्ट बहुत कम है और ये इन ज़मीनों पे बहुत अच्छी पैदावार देती है। तो ऐसी ज़मीनों पे काश्त करके ऐसे, एक तो ये है कि मुल्क की जो दूसरी फसलों की ज़रूरियात है उसको भी पूरा किया जा सकता है, उसके अलावा ज़िम्मेदार अपना इससे अजाफी फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो उसकी बेहतरी के लिए फिर बहुत से तरीक़ाकार हैं जो महकमे ने भी वज़ा किए हुए हैं, जिसमें जिप्सम का इस्तेमाल है और मुख्तलिफ जो फॉडर हैं, घास की बहुत सी अक़साम हैं, वो स्पेशलाइज इन्हीं ज़मीनों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो इन पे काश्त करके ज़िम्मेदार अपना इसका फ़ायदा उठा सकें। कोई किसान को मशवरा देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? गंदम के हवाले से ज़िम्मेदार के लिए यही है कि वो अपना जब भी, जो मैंने पहले भी बताया था, कि अच्छा और सर्टिफाइड सीड यूज़ करें और जो प्रॉपर इनपुट्स हैं, जो महकमे की सिफारिशात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी गंदम की पैदावार को बढ़ाएं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा। उम्मीद करता हूँ कि किसान भाई जो इसे देख रहे होंगे शो को, वो काफ़ी हद तक इससे इस्तिफादा हासिल किया होगा उन्होंने। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और यहाँ पे नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस महंगाई की वजह से आम आदमी काफ़ी परेशान है, और इस परेशानी की वजह से हम स्पेशल सेगमेंट जो है वे सेकंड हाफ के अंदर रखते हैं, जिसमें आज के भाव में दिखाया जाता है कि जितने भी सब्जियां, फ्रूट्स और गोश्त के जो रेट्स हैं वो क्या हो गए। आम आदमी को बजट बनाने के लिए हम काफ़ी हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की जाती है, वो लिस्ट में रेट्स क्या दिए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हम बताते हैं। तो बिना किसी देर के हमारे सेगमेंट आज के भाव की तरफ चलते हैं। बिलाल डोगरा हमारे साथ मौजूद होगा। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, और मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक रेट लिस्ट में आज सब्जियों, फ्रूट्स और दीगर चीज़ों के रेट्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज़ सोमवार की रेट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। रेट लिस्ट के ऊपर अगर नजर सस्ता हुआ है, अंडे फार्मी भी 15 रुपये सस्ते हुए हैं, 290 से 275 रुपये किलो पे जो है वो कीमत आ चुकी है। अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में तेज़ी देखी जा रही है और फल जो है मुस्तहकम दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करें अदरक थाईलैंड 10 रुपये महंगा हुआ है, 725 से 735। फूल गोभी 5 रुपये महंगी हुई है, 110 से 115। टिंडे 10 रुपये महंगे हुए हैं, 100 रुपये से 110 रुपये। बैंगन 10 रुपये महंगे हुए हैं, 45 से 55 रुपये किलो। खीरे 5 रुपये महंगे हुए हैं, 55 रुपये से 60 रुपये किलो। धनिया 25 रुपये महंगा हुआ है, 125 से 150 रुपये किलो। तर जो है 15 रुपये महंगी हुई है, 50 से 65 रुपये किलो। सेब काला कुल्लू जो है वो 335 पे है, सेब सफ़ेद 200 रुपये है। केला 370 रुपये दर्जन पे जा चुका है। फालसा 200 रुपये पे है। लोकाट 150 रुपये किलो है। गर्मा 55 रुपये किलो है। आड़ू 160 रुपये किलो पे बरकरार है। खरबूजा 10 रुपये सस्ता हुआ है, 125 से 115। तरबूज 6 रुपये सस्ता हुआ है, 36 से 30।
आम सिंदड़ी 210, आम मालदा 120, आम दुशहरी 210 रुपए किलो पे बरकरार है। कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन अगर देखें तो हफ्ते के आगाज़ के अंदर ही सस्ता प्रोटीन आवाम के लिए कुछ खुशखबरी लाया है, जबकि फल मुस्तहकम है, महंगे हैं, जबकि सब्जियां फिर से तेज़ी पकड़ी दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा बिलाल आपने। से सब्जियां जो है वो तेज़ी पकड़ी हैं, बल्कि इस तेज़ी की वजह से, इस दौड़ की वजह से, इस दौड़ में गरीब आदमी जो है वो बड़ा पीछे रह जाता है। और इस महंगाई के दौर में जिस तरह से महंगाई का फंदा डाल के गरीब के गले के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता कसा जा रहा है ना, देख के बड़ी परेशानी होती है। यकीन जानिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास से अब नीचे आ चुके हैं, लोअर क्लास की तरफ, और लोअर क्लास वाले जो हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ चुके हैं। ये एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है हमारे पाकिस्तान के अंदर, अलमिया है। लेकिन फिर भी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सबके हालात जो है इस मुल्क के हालात बेहतर करे, ताकि जितने भी लोग इस मुल्क के अंदर जी रहे हैं वो एक बेहतर लाइफस्टाइल जो है वो हासिल कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज सेकंड हाफ के अंदर हम स्पेशली जो हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, अलाइड हॉस्पिटल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अलाइड हॉस्पिटल्स में लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या सहूलियात वहाँ पे दी जाती हैं, और इसके अलावा जो मसाइल हैं वहाँ पे जो जन्म लेते हैं और उनको किस तरह से हल किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हॉस्पिटल को मैनेज कैसे किया जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी वहाँ पे ज़रूरियात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब हैं उनको दुरुस्त किया जा सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बारी बारी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अलाइड हॉस्पिटल हमारा बहुत ही अहम हॉस्पिटल है, ना सिर्फ ऑनली फॉर फैसलाबाद बल्कि इसके अलावा इसके गिरदोनवा के इलाकों से भी जितने भी गांव हैं, पिंड हैं, मतलब तमाम के तमाम लोग जो है, अगर कोई बीमारी, मेजर बीमारी का सामना करना पड़ता है, किसी एक्सीडेंट का, किसी रोड एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, मेजर है, उन्होंने कोई सर्जरी करवानी हो, तो अलाइड हॉस्पिटल का जो है वो रुख किया जाता है। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी नेमत है फैसलाबाद के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए आबादी के तनासुब के लिहाज से, तो मेरा ख्याल है फैसलाबाद के अंदर हॉस्पिटल्स कम है, और हॉस्पिटल्स कम होने की वजह से अल्टीमेटली जो बर्डन आता है जो मौजूदा हॉस्पिटल्स होते हैं उनके ऊपर आ जाता है। और अलाइड हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोगों का रश भी होता है, और इतने रश को डॉक्टर्स किस तरह से डील करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं और किस तरह से लेके चलते हैं। एवरेज अगर देखी जाए एक डॉक्टर रोज़ाना की बुनियाद पर कितने पेशेंट्स को चेक कर रहा है, और क्या उन पेशेंट्स को जब चेक किया जाता है तो प्रॉपर टाइम दिया जाता है, अगर टाइम नहीं दिया जाता उससे कौन कौन से इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि जन्म लेती हैं। तमाम तरह सूरत हाल के बारे से बारी बारी डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम यूसुफ साहब मौजूद होंगे, जो कि MS चिल्ड्रन फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल के माज़र चाहूँगा। तो अलाइड हॉस्पिटल में रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया, तो आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, कहाँ से आपकी पोस्टिंग हुई, इससे पहले कहाँ पे सर्विसेज दे चुके हैं, और अलाइड हॉस्पिटल में कैसे आना हुआ आपका, और विजन क्या लेके आए आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे दावत दी इस अहम इशू पे डिस्कस करने के लिए, और मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस हो रही है जिस तरह का आपका स्ट्रक्चर है और जिस तरह से आप तैयारी करवाते हैं। और जहाँ तक ये मेरी पोस्टिंग का ताल्लुक है, तो मैंने जो है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से जो है वो MBBS किया है, और जिन्ना हॉस्पिटल में मैंने जो है वो अपनी हाउस जॉब की है। उसके बाद फिर 2005 से लेके 2010 तक जो है पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में मैंने उसमें सर्व किया है। 2010 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करने के बाद मेरी पोस्टिंग जो है वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जड़ावाला में हुई थी। वहाँ पे मैंने 3 साल सर्व किया है, और उसी हॉस्पिटल में फिर मैं MS भी रह चुका हूँ। उसके बाद मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर के तौर पे काम किया है, और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर एपिडेमिक्स के तौर पे भी काम किया है, और मैंने DCO ऑफिस में भी सर्व किया है एज एन इंचार्ज कंट्रोल रूम फॉर पोलियो एंड इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल पर। अलाइड हॉस्पिटल में जो है मेरी जो पोस्टिंग है वो 2017 से है। मैं यहाँ पे पहले इंचार्ज इवनिंग शिफ्ट था, उसके बाद मैंने DMS एडमन यहाँ पे जो है 3 साल काम किया है, और फॉर द लास्ट 1 ईयर मैं यहाँ पे एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट एडमन के तौर पर काम कर रहा हूँ, और इस टाइम रिसेंट जो है वो मुझे MS का चार्ज दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर साहब विजन क्या लेके आए? एक विजन होता है ना हर शख्स का कि यार मैं इस सीट पे अगर जाता हूँ या ये ओहदा मेरे पास होगा तो मैं लोगों की जो खिदमत है वो इस तरीके से करूंगा, ये इश्यूज हैं मेरे हॉस्पिटल में, या ये पॉइंट्स हैं, इनको मजीद बेहतर किया जा सकता है। आपका विजन क्या है? जी जैसे मैंने जो इस टाइम मैं PhD पब्लिक हेल्थ स्कॉलर हूँ, और मैंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर भी किया हुआ है,
और इसी डिपार्टमेंट में मैंने डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ भी किया हुआ, और इसके साथ साथ मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो पेशेंट्स को बेहतर से बेहतर हम कैसे सहूलियात दस्तयाब कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम मरीज को कैसे पेशेंट केयर जो है उसमें कैसे बेहतरी ला सकते हैं, ये मेरा विजन है। और इस विजन में जो मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, जो हमारे वर्दी वाइस चांसलर साहब हैं, ये मेरे टीचर भी हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, वो एक जो है दी बेस्ट सर्जन इन पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सर्जन होना, क्लिनिशियन होना और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होना, ये बहुत कम लोगों में जो है वो एक होता है। बिल्कुल। तो हमारे जो वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी साहब हैं, उनके विजन से भी मैंने बहुत सीखा है, और बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और वो हमें लीड कर रहे हैं। और इस अस्पताल में मैं, जैसा कि आपने कहा है कि हमारी जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अंडर 3 हॉस्पिटल आते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में है। इसमें अलाइड हॉस्पिटल जो है सरे फहरिस्त है, उसके साथ जो अलाइड हॉस्पिटल 2 जो है, जो कि पहले DH2 हॉस्पिटल था, और इसके साथ फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल जो जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद है। ये 3 अस्पताल जो है इस टाइम पंजाब में टॉप ऑफ द लिस्ट है पेशेंट्स केयर में, और जो गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव जो कि सेहत कार्ड है उसके हवाले से। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो मरीज हमारे पास आता है उसको हमने कैसे बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करनी है, इस सिलसिले में हमारी डेली 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है। राइट शार्पली एट 8 o'clock हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं वो हमारे अलाइड हॉस्पिटल ऑफिस में मौजूद होते हैं, और तीनों अस्पतालों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और क्लिनिशियंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लिनिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो जूम पे होते हैं। हम वहां पे बैठ के डिस्कस करते हैं कि आज हमने मरीज कहां से जो है उसको सहूलियात की कमी है, कहां हमने उसको ओवरकम करना है, कहां पे छोटे छोटे गैप्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना। और उसके बाद 9:30 बजे फिर हमारी अपडेट्स मीटिंग होती है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने आज डिस्कशन की थी उसमें जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसमें से हम कितनों में बेहतरी ला सकते हैं और कैसे लाएंगे, फिर हम अपनी सजेशंस देते हैं, और वर्दी वाइस चांसलर साहब जो है उसको फिर आगे हमें विजन के साथ जो है वो बेहतरी के लिए हदायत जारी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे वो कहा जाता है ना कि दुरुस्त सिम्मत की तरफ जाने के लिए, डायरेक्शन सही होने के लिए कोई आपका किबला दुरुस्त करने वाला हो ना, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी बेहतरी आ जाती है। तो डॉक्टर जफर साहब जो है उनका तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उनकी डायरेक्शन जो वो समझाते हैं उसके साथ काम करने में काफ़ी ईजी फील करते होंगे। जी नो डाउट, उनके साथ काम करना जो है वो एजाज़ भी है, और उसके साथ साथ हमें लगन भी चाहिए, और उनसे हमने डिवोशन और डेडिकेशन सीखी है, और उनके साथ बहुत तेज़ी से काम करना पड़ता है। अगर आप स्लो हैं तो उनके साथ नहीं चल सकते हैं। जो उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है, अगर आपने नेक्स्ट डे उसकी कंप्लाइंस नहीं की है तो फिर वो नाराज होते हैं, और जाहिर है वो पेशेंट्स की फैसिलिटेशन के लिए करते हैं। रात को अब 1:45 बजे उनकी मुझे कॉल आई थी कि मेडिकल इमरजेंसी में मैं कैमरा देख रहा हूं तो ये बे नंबर 2 जो है उसमें रश हो गया, तो काइंडली आप इसको रश को बाइफरकेट करें, इसको पिछले वार्ड में शिफ्ट करें, ताकि जो नए आने वाले पेशेंट्स हैं उनको आप इजीली अकोमोडेट कर सकें। अब रात के 1:45 बजे एक वाइस चांसलर अगर एक MS को डायरेक्शंस दे रहे हैं तो इट मीन्स ये उनकी लगन है, उनकी डिवोशन है। हमें भी जज्बा पैदा होता है कि रात को अगर 2 बजे हम उसको मैनेज कर रहे हैं तो ये मरीजों की बेहतरी के लिए, फिर हम उनके साथ बिल्कुल शाना बिशाना खड़े होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, समटाइम होता है ना कि पेशेंट किसी का सीरियस कंडीशन में होता है तो वो आके हल्ला गुल्ला वहाँ पे होता है, कुछ जल्दी डॉक्टर मेरे पेशेंट को पहले चेक कर दे, कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसकी वजह से बाज़ बज़मज़गी भी होती है। उसके लिए भी कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होती है, बंदों को कैसे मैनेज करना है, उनको हौसला कैसे देना है, और किस तरह से उनके फिर पेशेंट को जो है वो डील करना है, ये चीज़ें इमरजेंसी के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जी, यहाँ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है। इसके लिए मैं ये बताऊँ कि हमारा जो विजन है, ये जो नेक्स्ट वीक जो है हम मना रहे हैं पेशेंट सैल्यूटेशन वीक, यानी कि हफ्ता खुश इखलाकी। हफ्ता खुश इखलाकी मनाने का मकसद ये है कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने हमें टारगेट दिया। हमने पिछले महीने हमने जो है हफ्ता सफाई मुहिम मनाई थी। उसका मकसद ये होता है कि हम हर रोज़ अस्पताल की सफाई करवाते हैं, मरीज़ भी आते हैं, अटेंडेंट्स भी आते हैं, वहाँ पे कचरा भी होता है, लेकिन हम साथ साथ सफाई कर रहे होते हैं। लेकिन हफ्ता सफाई मनाने की मुहिम जो है उसमें हम पब्लिक को भी अवेयर करते हैं कि उन्होंने वेटिंग एरियाज़ में बैठना है और अपनी चीज़ें जो हैं वो डस्टबिन में फेंकनी है।
फिर हमने वॉक की है, फिर हमने मीडिया अवेयरनेस की है लोगों के लिए। इससे हम अपने डॉक्टर्स, अपने नर्सिस, पैरामेडिक्स और सपोर्टिंग स्टाफ उनको भी अवेयर करते हैं कि ये जो है हमने बेहतर से बेहतर चीजें लेके जानी। और जो हफ्ता है खुश इखलाकी, जो आपका सवाल है कि जो मरीज होता है ना वो परेशानी में होता है, अनप्लैंड इमरजेंसी में लैंड कर रहा होता है, उसको प्लानिंग नहीं होती कि आपने अस्पताल में डॉक्टर को चेक करवाना है, एक्सीडेंट होता है या कोई फालिज का अटैक होता है तो फौरी इमरजेंसी में आ जाता है। उसके अटेंडेंट्स जो होते हैं डेफिनेटली वो एक टेंस सिचुएशन में होते हैं। हमने उनको उनकी टेंशन को भी डाइफ्यूज करना है, उनको टॉलरेट भी करना है, उसके साथ साथ हमने उनको बेहतर से बेहतर तिब्बी खिदमात भी सरंजाम देनी है। उस सिलसिले में हम अपने डॉक्टर्स की, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। उनके साथ हम मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हैं वो वीसी साहब की सरबराही में हम उनको दिलवाते हैं, और अपना सपोर्टिंग स्टाफ है। इसके साथ साथ हमने वहां पे मददगार खड़े किए। मददगार जो है ये पंजाब में वाहिद जो हमारा हॉस्पिटल है, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर जो 3 अस्पताल हैं, इनमें आपको इमरजेंसीज के बाहर मददगार खड़े नजर आएंगे। मददगार का सिर्फ ड्यूटी ये है कि उसने मरीज जब गाड़ी से या बाइक से या वैसे को लेके आता है तो उसको उसने आके वेलकम करना है, उसको स्ट्रेचर देना है, उसको व्हील चेयर पेश करनी है, उसको कंसर्न्ड रिसेप्शन काउंटर्स के से पर्ची लेके और उसको डॉक्टर साहब से चेक करवाना है। उससे मरीज की टेंशन भी दूर होती है, उसकी फैसिलिटेशन भी हो जाती है। डॉक्टर साहब ये बहुत बहुत बड़ा इकदाम है आपका, क्योंकि बाज़ मैं देखता हूं कि इमरजेंसीज में लोग जा रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता किसे मिलना है, जाके पर्ची कहां से बनवानी है, स्लिप कहां से बनवानी है। अगर एक अटेंडेंट है उसके साथ, पेशेंट के साथ, तो वो उसका दिल ही नहीं कर रहा होता कि पेशेंट सीरियस कंडीशन में मैं इसे छोड़ के पहले पर्ची बनवाने जाऊं, फिर आऊं, ये करूं वो करूं। तो ये मेरा ख्याल है एक एहसन इकदाम है। इसके पीछे आइडिया किसका था डॉक्टर साहब? देखिए, इसमें आइडिया जो मैंने जैसे आपको कहा है कि जो हमारे वाइस चांसलर हैं वो कोई इस तरह 30-40 जगहों के डिफरेंट जगह पे पोस्टेड रहे हैं, उनका एक इनोवेशन है। उन्होंने हमें एक सारे हॉस्पिटल्स की मीटिंग की थी और उन्होंने वहाँ पे हमसे पूछा था कि हम पेशेंट्स को कैसे बेहतर से बेहतर मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत से लोगों ने सजेशंस भी दी थी और जो एंड रिजल्ट था वो वाइस चांसलर साहब ने वहाँ पे कहा था कि आप जो है वो अगर मददगार बाहर वेलकम करने के लिए पेशेंट को खड़ा कर दे, उनको इतना पता चल जाए कि आपने व्हील चेयर यहाँ से लेनी है और डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो बाहर से जो वो इतना परेशान आता है उसकी टेंशन में काफ़ी हद तक हम कमी ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों के अंदर आप क्या समझते हैं, कौन से इकदाम ऐसे किए जाएं जिससे मजीद बेहतरी आ सकती है हॉस्पिटल के अंदर? जी देखें, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है और इसकी जो है मोर देन 9 मिलियन तो फैसलाबाद शहर की आबादी है। और डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अलावा अलाइड अस्पताल में मियांवाली से लेके पेशेंट्स जो हैं शेखुपुरा तक और लिया भक्कर, मंडी बहाउद्दीन, जंग, टोबा, यहाँ से सारे पेशेंट्स जो है रेफर होके आते हैं। और लोगों का एक अलाइड अस्पताल पे ट्रस्ट है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो शोबा बिरूनी मरीज़ा हैं वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 5 से 6 हज़ार औसतन मरीज़ आते हैं। क्या बात है। और उनके साथ एक मरीज़ के साथ 2 अटेंडेंट होते हैं। आप देखिए कि अगर 6,000 मरीज़ है तो टोटल अगर देखा जाए तो 12,000 तो उनके साथ अटेंडेंट्स आएंगे। अब इतने अटेंडेंट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेज में मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे हमने ठंडे पानी की फैसिलिटी दी हुई है, वॉशरूम्स दिए हुए हैं, सिटिंग एरिया, क्यू को मैनेज करने के लिए वहाँ पे जो है वो गार्ड्स खड़े किए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, पंखे लगाए हुए हैं। और आपको मैं यहाँ बताऊं कि इमरजेंसीज जो है हमारी 24 आवर्स में 900 to 1000 यानी 900 से 1000 तक हमारी इमरजेंसीज में एक दिन में लोग आते हैं। उसमें मैं आपको बताऊं कि 400 के करीब हमारे मरीज जो है मेडिकल इमरजेंसी में आते हैं और 350 के करीब लोग जो हैं वो सर्जिकल इमरजेंसीज में आते हैं। इसी तरह हमारी जो लेबर रूम एंड गायनी की इमरजेंसी सेपरेट है, पीड्स इमरजेंसी अलहदा है। और अलाइड अस्पताल में मैं आपको ये मेंशन करूं कि हमारा जो कार्डियक इमरजेंसी भी है, सीसीयू है, वहां पे हमारी फुल फ्लेज जो है वो एक बिल्डिंग है, उसके अंदर मैक्सिमम फैसिलिटीज हैं, इकोकार्डियोग्राफी है, ईसीजी है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट है, नेसेसरी मेडिसिन हैं, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। तो हम तकरीबन 24 घंटे में 1000 मरीज इमरजेंसीज में केटर करते हैं। मेरी यहाँ पे यह है कि अवामुन्नास से भी मेरी अपील है कि अस्पताल में एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट बराए मेहरबानी वार्ड में ठहरे। रीज़न ये है कि जब एक मरीज के साथ 10-12 अटेंडेंट्स आते हैं
तो फिर अस्पताल में जाहिर है स्पेस की भी प्रॉब्लम होती है, शोर भी होता है, डॉक्टर्स को मरीजों को बेहतर से बेहतर चेक करने में दुश्वारी होती है। और जब उनके साथ साथ हमारे विजिटिंग आवर्स हैं, सुबह 5 से 7 बजे तक जितने मरीज लोगों के अटेंडेंट्स हैं मोस्ट वेलकम, हमारे मेहमान हैं, हम उनको इज्जत देते हैं। दोपहर को 2 बजे से लेके 5 बजे तक जो विजिटर आए, बेशक 10 आए 20 आए, अपने मरीज को देख के चले जाएं। रात को इसी तरह हमारा फिर जो है वो 8 से 10 बजे तक विजिटिंग आवर्स हैं, जितने मरीज आए उसको हम रोकते नहीं है, हमारे मेहमान हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ सर मैं आपको बताऊं कि अलाइड अस्पताल में 8 मुख्तलिफ जगहों पे हमने जो है वेटिंग एरियाज बनाए हैं। वहां पे हमने आरओ प्लांट्स लगाए हैं साथ, उसमें इंश्योर किया जाता है कि वाटर की क्वालिटी, वहाँ पे हमने फैंस लगाए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। मेरी अवामुन्नास से अपील है कि जो एक्स्ट्रा अटेंडेंट्स होते हैं उनको आप वेटिंग एरियाज में बिठाएं ताकि मरीज को जो डॉक्टर्स और स्टाफ की प्रॉपर अटेंडेंस मिले। बिल्कुल ठीक है। बाज़ ये भी होता है ना कि इतने ज़्यादा लोग होने की वजह से आपके अपने पेशेंट्स तो डिस्टर्ब हो ही रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो गिरदोनवा में आपके जो इर्द गिर्द दूसरे बेड्स के ऊपर पेशेंट्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और फिर डॉक्टर सही से अटेंड भी नहीं कर पाता। जब 10-12 लोग इर्द गिर्द ही खड़े होंगे तो डॉक्टर जाके किस तरह से उसकी सूरत हाल के हवाले से जानेगा, किस तरह से उसे। और बाज़ का ये भी देखने में मिला है कि एमरजेंसी के अंदर डॉक्टर को अगर फिर फौर कोई ऐसा एक्शन लेना पड़ता है जिससे पेशेंट को पेन भी होता है, उस पर भी लड़ाइयाँ होती हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक अवेयरनेस सेशन भी है उन लोगों के लिए, उन लोगों को बताने के लिए कि जनाब वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन उनको खिदमत करने का मौका आप देंगे तो वो खिदमत करेंगे ना। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की कि आप कोशिश किया करें कि जब भी अपने पेशेंट को लेके बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ एक अटेंडेंट जो है उसके साथ हो। बहुत सारी और भी बातें वो भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो दोबारा वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम यूसुफ साहब मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। तो डॉक्टर साहब हेल्थ कार्ड के हवाले से एक तो हमें बताएं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, जिसका आजकल जो दिल करता है ना चढ़ा देता है। तो क्या ये अलाइड हॉस्पिटल के अंदर एक्सेप्टेबल है? स्टिल इसका प्रोसेस चल रहा है। सेकंड चीज़ ये कि मेडिसिन अगर किसी पेशेंट ने लेनी होती है एमरजेंसी के अंदर उसका क्या प्रोसीजर होता है, और एमरजेंसी से हट के अगर किसी ने मेडिसिन लेनी है उसका क्या प्रोसीजर होता है, और क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? थैंक यू। आपने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। जो फर्स्ट है सेहत कार्ड के हवाले से, मैं आपको बता दूं कि हमारे फैसलाबाद में 9 फरवरी 2022 को सेहत कार्ड स्टार्ट हुआ था। तो 9 फरवरी 2022 से अब तक सेहत कार्ड जारी है। और मैं यहाँ पे ये आपको बताऊंगा कि पूरे पंजाब में जो SSP 3 थर्ड फेज़ थी हमारे इधर, थर्ड फेज़ में पूरे पंजाब में सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट हॉस्पिटल है, जिसने सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पताल में मरीज सेहत कार्ड पे देखे जा रहे हैं, तो वो अलाइड अस्पताल है। हम अब तक 29,000 यानी 29,000 मरीजों का इलाज जो है वो सेहत कार्ड पर कर चुके हैं, और ये जारी है। और ये पंजाब में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स की तादाद है। और इसमें मैं जो हमारी एफर्ट्स है वो हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर जफर चौधरी साहब, ये उनकी एफर्ट इसमें शामिल है। क्योंकि अलाइड अस्पताल 1 जो कि हमारा अलाइड अस्पताल है, अलाइड अस्पताल 2 और जनरल अस्पताल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो सेहत कार्ड पे देखे जा रहे हैं। और सेहत कार्ड पे मरीज को बिल्कुल 100% जो है वो मेडिसिन फ्री है, उसका स्टे फ्री है। और जब वो डिस्चार्ज होता है तो उसको 5 दिन की बिल्कुल फ्री साथ घर में जाने के लिए दवाई दी जाती है। बिल्कुल। और दूसरा आपने पूछा कि जो मरीज जो है वो किस तरह सेहत कार्ड पे फैसिलिटेट होता है, तो इसमें हम जो है वो पेशेंट्स की डेली फीडबैक मीटिंग होती है हमारी। जैसा कि मैंने कहा कि 8 बजे मीटिंग होती है हमारी और उसके बाद 9:30 बजे होती है। उसमें हमसे पूछा जाता है तीनों अस्पतालों से कि कल आपके पास टोटल कितने पेशेंट्स आए थे और उसमें से सेहत कार्ड पे आपने कितने शिफ्ट किए हैं। यानी कि मैं आपको कल की एग्जांपल देता हूं कि सैटरडे को हमारे पास जो है वो टोटल अस्पताल में जो लॉन्ग एडमिशंस हैं, जो लॉन्ग एडमिशंस होते हैं, कि मैंने बताया 6,000 मरीज तो हमारे पास ओपीडी में आते हैं, 1,000 के करीब एमरजेंसीज में आते हैं। इन सब का जो है वो हम दवाई दे के काफ़ी सारे लोग घरों को चले जाते हैं।
150 से 200 मरीज दाखिल होते हैं यहाँ से, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जिनको ज़्यादा अर्जेंसी होती है ट्रीटमेंट की, उनको हम दाखिल करते हैं। 80% जो है इस टाइम अलाइट अस्पताल जो है सेहत कार्ड पे पेशेंट एडमिट कर रहा है। कल हमने जो है 170 मरीज दाखिल किए हैं और उनमें से हमने जो है 164 सेहत कार्ड पे दाखिल किए हैं, यानी कि सिर्फ 16 ऐसे मरीज हैं जो कि सेहत कार्ड पे नहीं हो सके। उनकी कुछ वजूहात थी, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। लेबर रूम में कुछ पेशेंट्स थे जिनके पास शनाख्ती कार्ड तो था लेकिन अपने शौहर के नाम पे उन्होंने जो है वो शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया हुआ था। बच्चा इमरजेंसी में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका बे फॉर्म नहीं बना होता ना, तो मैं यहाँ पे आपके तवस्सुत से अवामुन नास को ये आगाही भी देना चाहता हूँ कि अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो बनवाएं और साथ लेके आएं, और अपने शनाख्ती कार्ड जो खवातीन हैं वो अपने शौहर के नाम पे शनाख्ती कार्ड शिफ्ट करवाएं ताकि उनका भी सेहत कार्ड पे इलाज हो सके। दूसरा आपका सवाल ये था कि आप शोबा बिरूनी मरीज़ा में कैसे दवाई देते हैं और एमरजेंसीज में कैसे देते हैं। जो हमारी एमरजेंसीज है उसमें 100% अद्वियात फ्री हैं। बिल्कुल एक मरीज एमरजेंसी में आता है, उसकी हर चीज़ अस्पताल की जिम्मेदारी है और हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पे उसको 100% फ्री ट्रीट करते हैं। और उसके साथ जो हमारा इंडोर है, जहाँ पे हमारे तकरीबन 1500 के करीब मरीज हर टाइम एडमिटेड रहते हैं, उन 1500 मरीजों को 90% से 95% तक मेडिसिन जो है वो बिल्कुल फ्री है, अस्पताल के अंदर से प्रोवाइड होती है। और जो 5% है उसमें कुछ मामूली मेडिसिन होती हैं जो कि किसी वजह से उसकी सप्लाई में डिले है। 5% में भी वो लोग जो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, जो अफोर्ड नहीं करते, उनको भी फिर हम अस्पताल के फंड से फैसिलिटेट करते हैं। क्या बात। और जो हमारा शोबा बिरूनी मरीज़ा है वहाँ पे हम 60 to 70% मरीजों को फ्री अद्वियात दे रहे हैं। यानी कि एक डॉक्टर साहब ने अगर 5 मरीजों की लिस्ट लिखी है और वो तमाम पांचों की पांचों जरूरी हैं, उनमें से 4 अद्वियात 100% हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं होता कि एक पेशेंट है उसको आपने दवाई लिखी है और कोई भी ना मिली हो। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जितनी भी अद्वियात हैं और उनको हम जो है 1 हफ्ते की दवाई देते हैं। और जो लॉन्ग टर्म मरीज हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर के मरीज है, जोड़ों के दर्द के मरीज हैं, इनका अस्पताल में आना मुतवातर होता है। उनके लिए हम ज्यादा दिन की दवाई कर देते हैं ताकि वो बार बार ना आए। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि अलाइड अस्पताल पंजाब का वाहिद अस्पताल है जहां में इंडोर में तो इंसुलिन मिल रही है, शोबा बिरूनी मरीजा में हम रोजाना 200 के करीब इंसुलिन लोगों को दे रहे हैं। अच्छा। और उन दिनों में भी अलाइड अस्पताल में इंसुलिन जो है वो मिलती रही है, जबकि शॉर्टेज आ गई थी इंसुलिन की मार्केट में, इस रीजन में मेडिकल स्टोर्स में भी अवेलेबल नहीं थी। ये बताइएगा, ये जो 200 पेशेंट्स को दी जाती है ये परमानेंट पेशेंट्स हैं या मुख्तलिफ हैं? सर उसका एक मैकेनिज्म है, हमारे वाइस चांसलर साहब ने उसका मैकेनिज्म बनाया है कि पेशेंट को इंसुलिन उसको दी जाएगी जो कि हमारे कंसल्टेंट प्रोफेसर साहब ने उसको जो है एडवाइस की होगी, और उसका हमने बाकायदा एक कार्ड बनाया हुआ है। उस कार्ड के ऊपर उसकी कैलकुलेशन होती है कि इसको इतने यूनिट सुबह लगने हैं, इतने यूनिट्स उसको शाम को लगने हैं। उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फिर हम उसके ऊपर डेट लिखते हैं कि इसको आज 1 वाइल मिली है तो जितने यूनिट्स हमारे कंसल्टेंट ने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी नेक्स्ट टर्न कितने दिन बाद आएगी। उस टर्न के अकॉर्डिंग पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और उसके बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं। एक रजिस्टर हमारे पास मेंटेन्ड है और इंसुलिन बैंक में हमारे एक MBBS डॉक्टर बैठे हैं जो कि कंसल्टेंट की ओपिनियन के बाद पूरा डाटा चेक करके और उसको पेशेंट को वेरीफाई करने के बाद इंसुलिन दी जाती है। और इंसुलिन जो है वो बाकायदा उसकी कोल्ड चेन मॉनिटर की जाती है और उस पेशेंट का कार्ड जो है उसको ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है और उसकी स्टैटिस्टिक्स हम डेली मीटिंग में, जैसा कि मैंने सुबह बताया कि 9:30 बजे हमारी सेकंड मीटिंग होती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि इनमें से कितने पेशेंट्स जो थे ये दोबारा आए हैं और कुछ लोग वैसे भी आ जाते हैं, लेट्स से कि 3 दिन बाद भी कुछ लोग आ जाते हैं। उसको फिर हम डिस्करेज करते हैं कि जो राइट पर्सन है जिसको कि वाकया ही नीड है इसकी, उसके तक सहूलत पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो डॉक्टर साहब ये रोज़ाना अगर 200 यूनिट्स जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है महीने के देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा बनते हैं ये, और इन सब का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है जी और फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। ये एक मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको शुगर है
और वो चाहता है कि वो अपना कार्ड बनवाए वहाँ पे आके, उसके लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुगर है, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। क्या कोई तरीकाकार है कि वो भी अलाइड हॉस्पिटल से आके कंसर्न करें, यहाँ पे किसी डॉक्टर को चेक करवा के वो कार्ड बनवा सकें? जी बिल्कुल, मेरी अवामुन्नास से आपके तवस्सुत से आगाही है कि जो मरीज़ शुगर का मरीज़ है और वो नॉन अफोर्डिंग है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता इंसुलिन, वो हमारे शोबा बिरूनी मरीज़ा में रिसेप्शन डेस्क पे आए और वहाँ पे उनको बताया कि मैं शुगर का मरीज़ हूँ और मैंने डॉक्टर साहब को चेक करवाना है। वहाँ पे हमने शोबा बिरूनी मरीज़ा में भी मददगार खड़े किए हैं। सामने जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको एक डेस्क नज़र आएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ मददगार काउंटर। वो वहाँ पे जाएंगे, मददगार को बताएंगे, मददगार उसके साथ जाके उनकी स्लिप बनवा के प्रोफेसर साहब को चेक करवा के एक इंसुलिन बैंक हमने बनाया हुआ है और बाकायदा उसके ऊपर एक डेजिग्नेटेड हमने फ्लैक्स लगाई हुई है और उसकी अवेयरनेस लोगों को देने के लिए बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है। और उस इंसुलिन बैंक में हमारा बंदा उसको लेके जाता है, उसको प्रोफेसर साहब की एडवाइस के बाद, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद उसका एक कार्ड इशू होता है और उसके बाद उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंसुलिन दी जाती है और वो मुतवातर उसके लिए है। फिर वो कार्ड जितने दिनों की कैलकुलेशन है डोज की, उसके बाद दोबारा वो आके वहाँ पे ले सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, इंसुलिन के अलावा कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि वहाँ पे लोगों को दी जाए? जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जोड़ों के दर्द हैं, जितने भी एलर्जी की मेडिसिन हैं, तमाम स्पेशलिटीज़ के जो मेजर ग्रुप्स हैं वो हमारी फार्मेसी में अवेलेबल हैं। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसकी दवाई ज़रूरी है और वो एक फार्मेसी में होनी चाहिए, उसको हम इंश्योर करते हैं। डॉक्टर साहब, डायलिसिस वार्ड जो है आपका, मैं अक्सर वहाँ पे मेरा जाना भी हुआ, बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। वहाँ पे आपका प्लांट बड़ा अच्छा लगा हुआ है और बहुत सारे ऐसे लोग जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि एक महंगा प्रोसेस होता है, फिल्टर्स चाहिए होते हैं, इंजेक्शंस कुछ चाहिए होते हैं इसके लिए, तो वो कैसे वर्किंग कर रहा है? उसमें क्या क्या फैसिलिटेट किया जाता है? कितने पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ें हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं? जी, हमारा नेफ्रोलॉजी वार्ड जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड है और अभी रिसेंटली हमने एक नई डेवलपमेंट की है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और हमारे वाइस चांसलर साहब का ये इनिशिएटिव है। उन्होंने, हमारे ज़फ़र अली चौधरी साहब ने एक नया वार्ड जिसमें एक बिल्डिंग उन्होंने डोनेशन से खड़ी की है, उसमें नेफ्रोलॉजी वार्ड एक फुल फ्लेज वार्ड बना दिया गया है और उसमें पेशेंट्स को 100% फ्री मेडिसिन और 100% फ्री डायलिसिस की सहूलियात दस्तियाब हैं। एक मरीज आता है, उसकी सिंगल पैनी भी नहीं ली जाती और उसका डायलिसिस किया जाता है। और अच्छा सर, इस पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक का वक्त है, तो मैं चाहता हूं इस पे ऊपर जो है वो डिटेल से डिस्कस किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर फ़हीम साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सिटी स्कैन्स के हवाले से हमें बताइएगा, सिटी स्कैन और इसके साथ साथ MRI जो की जाती है, इसके हवाले से बताइएगा, क्या रिकमेंडेड होती है डॉक्टर की तरफ से? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं बिना रिकमेंडेशन के भी करवाने आ जाते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? जी बिल्कुल, इस पर हमारे जो वर्दी वाइस चांसलर हैं उन्होंने एक कमेटी बनाई थी क्योंकि इसमें ये देखा ये जा रहा था कि अननेसेसरी CT स्कैन और MRI हो रहे थे। बेसिकली पब्लिक को पता नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा हैवी रेडिएशंस होती हैं जो CT स्कैन्स की होती हैं, ये हर बंदे को नेसेसरी नहीं होती हैं। उसके लिए वैसे तो हमारे पास फिर 500 से 600 लोग रोज़ाना CT MRI करवाने के लिए आ रहे हैं, यानी कि 600 लोग CT के लिए और 600 MRI के लिए आ रहे होते थे। फिर जब से ये कमेटी बनी है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो MRI और CT स्कैन विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ कंसल्टेंट होगी वो नहीं होगी, यानी कि कंसल्टेंट जो हैं, जो कि एटलीस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, वो रेकमेंड करेंगे और उसके बाद आपका CT MRI किया जाएगा। अच्छा सर, उसके बाद ये है कि जब से ये रिकमेंडेशंस आई हैं तब से हम 3000 यानी 3000 एक महीने में CT स्कैन कर रहे हैं अलाइड अस्पताल में और 3000 MRI कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं इंडोर की बात कर रहा हूँ और एमरजेंसी में हमारी जो CT स्कैन मशीन है वो 3000 प्लस एक महीने में CT स्कैन कर रही है। तो ये उससे हमारे जो CT स्कैन है उसके ऊपर ज़ाहिर है लोड आता है, बर्डन होता है, वो बार बार ख़राब होती हैं, फिर हम उनको रिपेयर करवाते हैं। तो मेरी अवामुन्नास से ये अपील है कि जब तक आपको एक सीनियर डॉक्टर
सीटी स्कैन या एमआरआई एडवाइस ना करें, उसको हरगिज़ ना करवाएं, क्योंकि इससे फ़ायदा भी है लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर अननेसेसरी है तो आपको रेडिएशंस नुकसान दे सकती हैं। ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, हमारे जो सूबाई वजीर हैं सेहत के, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हॉस्पिटल्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है वो पेशेंट्स को चेक किया जाएगा या उसके तहत सिस्टम को चलाया जाएगा। तो क्या अलाइड हॉस्पिटल के अंदर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का इंस्टॉल है? अगर है तो उससे कैसे काम दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो आने वाले वक्त में अगर किया जाता है तो उससे पहले की निस्बत क्या चेंज आएगा आपकी नज़र में? जी बिल्कुल, इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्द ये अवाम और नास के लिए हम इसको स्टार्ट कर देंगे और इससे आप बहुत बेहतरी देखेंगे। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आप हमें डायलिसिस वार्ड के हवाले से भी बता रहे थे कि वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसके हवाले से डिटेल में थोड़ा सा बताइएगा कि ये प्लांट जो लगाया जाता है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या इसकी क्वालिटी भी मैटर करती है डायलिसिस सिस्टम के ऊपर, कितनी मशीन्स हैं जो कि वर्किंग कर रही हैं, कितने लोग इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं? जी, हमारे पास जो है वो राउंड द क्लॉक 24/7 डायलिसिस हो रहे हैं और लोगों के टाइमिंग्स हैं, और उसके बाद जो अनप्लान्ड जिसको इमरजेंसी नीड होती है उसको भी केटर किया जा रहा है। उसके लिए हमने अलहदा से मशीन लगाई हुई है। ऑन एवरेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 पेशेंट्स जो हैं उनकी डायलिसिस 24 घंटे में हो रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट वहाँ पे मौजूद है। उसमें मशीन्स जो है उनकी प्रोविजन ऑफ उनकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हमारा जो है, जिसमें हमारे 3 बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं वो उनको लुक आफ्टर करते हैं, और पूरा हमारा इन सर्विसेज का डिपार्टमेंट है जो उसको लुक आफ्टर कर रहा है। और इसके साथ साथ हमारे जो फैसलाबाद के सबसे जो माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो उस वार्ड में मौजूद हैं, और जो डॉक्टर्स उनका मुआयना करने के बाद एडवाइस करते हैं, उसके बाद पेशेंट्स को मैक्सिमम फ़ायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चीज़ें कौन कौन सी प्रोवाइड की जाती हैं? डायलिसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें पास होना ज़रूरी होता है। अगर एक पेशेंट है जो बाहर से डायलिसिस करवा रहा है तो उसको अच्छी खासी रकम जो है वो पे करनी पड़ती है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को। फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अगर इधर दी जा रही हैं, फिल्टर्स, इंजेक्शंस, तो वो हॉस्पिटल्स की तरफ से दी जाती हैं? जी बिल्कुल, जितनी भी मशीन्स के ऊपर खर्चा आ रहा है और जो उसके फ्लूइड्स हैं जो डायलिसिस में यूज़ होते हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सर्जिकल डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, वो 100% फ्री है और बिल्कुल पेशेंट से कोई चार्ज नहीं किया जाता। और मैंने जैसे आपको कहा है कि हमारी सारी मशीन्स फंक्शनल हैं, उनको हम कैलिब्रेशन भी करवाते हैं और हमारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी करते हैं ताकि पेशेंट्स को उसमें एरर ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, एमआरआई के हवाले से क्या कहेंगे आप? उसके लिए कैसे काम किया जा रहा है और कितने पेशेंट्स हैं जो कि उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं? जैसे मैंने कहा है कि हम रोज़ाना जो है वो अलाइड अस्पताल में 100 के करीब एमआरआई होते हैं। 24 घंटे में 100 मरीज़ एमआरआई करवा के जाते हैं, जो कि पंजाब में किसी भी सरकारी अस्पताल में सबसे ज़्यादा एक दिन में केटर करने वाले नंबर्स हैं। जैसे कि मैंने कहा, उसका भी एक सिस्टम डिज़ाइंड है। पहले आपकी कंसल्टेशन होगी, उसके बाद कंसल्टेंट आपको एडवाइस करेगा, उसके बाद फिर हम उसका एमआरआई करते हैं। और दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना कैसा लगता है? हमारी कमिश्नर साहिबा हैं, सिल्वर सईद साहबा, डीसी अली अनान हैं, उनके साथ किस तरह से आप मीटअप करते हैं? क्या विजन्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, फिर जैसे आपने डेंगू के हवाले से बात की या दीगर चीज़ों के हवाले से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हवाले से भी इसे अगर हम इंक्लूड कर लें तो किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं? जी बिल्कुल, मैं वर्दी कमिश्नर साहबा जो फैसलाबाद डिवीज़न है, मैडम सिल्वर सईद साहबा, और उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे अस्पताल में वो बहुत ही ज़्यादा वो इन्वॉल्व्ड है। जैसा कि अब हमारी जो सर्जिकल इमरजेंसी है इसकी एक्सटेंशन हो रही है, तो ये वर्दी जो हमारी कमिश्नर साहिबा हैं और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिब अली अनान कमर साहब, ये उनकी एफर्ट है वो इस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि फैसलाबाद डेवलपमेंट ट्रस्ट इसको जो है वो एक्सटेंशन दे रहा है। और दूसरा, डेली बेसिस में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो आपको ज़रूरत होती है और उनकी हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, और वो हमें बिल्कुल उसमें जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। उसमें हमें फंड्स की अवेलेबिलिटी हो, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हो, हमें HR मैनेजमेंट हो,
हमें कहीं पे कुछ अद्वियात की ज़रूरत हो, किसी किस्म की हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ गुफ्तो शनीद करनी हो, उसमें उनका मैक्सिमम हमारे साथ जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी होती है और उनकी फैसिलिटेशन होती है। इसके साथ साथ वो रेगुलर फीडबैक भी लेते हैं, क्योंकि उनकी भी ओनरशिप है। अलाइड अस्पताल जहाँ पे इतने लोगों को रोज़ाना फैसिलिटेट कर रहा होता है, वहाँ पे कुछ इश्यूज भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो मैडम कमिश्नर साहिबा हैं, उनकी जो खिदमात हैं वो काबिल तहसीन है और मैं यहाँ पे उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। अभी 3 दिन पहले उन्होंने हमारे जो है कार पार्किंग इश्यूज़ पे मीटिंग की थी। जो आपको पता है कि पब्लिक कार पार्किंग जो होते हैं वहाँ पे मसाइल होते हैं, उसमें सीर हासिल उन्होंने गुफ्तगू की थी। वर्दी वाइस चांसलर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है उनके MSs मौजूद थे और पार्किंग के निज़ाम को बेहतर से बेहतर करने के लिए मैडम कमिश्नर साहिबा और DC साहब जो है उन्होंने हमें हदायत दी हैं और उनके ऊपर अमल हो रहा। और आप देखेंगे कि अनकरीब जो आपको कार पार्किंग के इश्यूज़ जो हैं और जो बाइक्स के इश्यूज़ हैं जो हमारे पार्किंग में आते हैं वो बहुत ही बेहतर हो जाएंगे और अवाम अन्नास को बहुत बेहतर तरीके से जो है वो खिदमत मिलेंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहते हैं जनरल पब्लिक को, और इसके साथ साथ हमारे जो नर्सिस हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए भी कोई अल्फाज जो हैं वो? जी, अवाम अन्नास को मेरी ये अपील है कि अलाइड अस्पताल में ये हमारा इनिशिएटिव है, हमारे वाइस चांसलर साहब का और हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, और यहाँ पे मैं काबिल तहसीन कहूँगा हमारे जो प्रोफेसर साहिबान हैं कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो हमारे तीनों अस्पताल जो मैंने बताए हैं यहाँ पे सुबह 8 बजे तशरीफ़ ले आते हैं। 8 बजे से लेके 11 बजे तक वो जो है ना सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर मरीज़ों का मुआयना करते हैं। पहले ये होता था कि वो पहले 8 बजे राउंड वार्ड में जाते थे, वहाँ पे राउंड होता था। अब जब यहाँ से वो 8 बजे स्टार्ट करते हैं तो जो मरीज़ मंडी बहाउद्दीन से सुबह 8 बजे पहुँचा होता है वो भी 9 बजे डॉक्टर साहब को दिखा के दवाई ले के 12 बजे अपने घर पहुँच जाता है। नंबर 2, मैं ये अवाम अन्नास को आपके तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि हस्पताल इंतज़ामिया जो है मरीज़ों और उनके लवाहिकीन को बेहतर से बेहतर खिदमात अंजाम देने में जो है वो दिन रात कोशिशां है। उसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन है कि एक मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट जो है वो ठहरे इंडोर में, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तकरीबन 20,000 के करीब इंडोर में लोग आते हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि 20,000 के करीब जो है वो आउटडोर में रोज़ाना विजिट होता है। तो अगर एक मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट आएगा और जहाँ पे वो वेटिंग एरियाज़ बने हैं वहाँ पे वो अपनी तशरीफ़ रखेंगे और वहाँ पे चूँकि हमने पूरा एक निज़ाम बनाया हुआ है, वहाँ पे पानी, हवा और सिटिंग अरेंजमेंट्स मौजूद हैं, उससे उनको भी आसानी होगी और उनके मरीज़ को भी डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ देखेगा। और यहाँ पे मैं अपने डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स को और सपोर्टिंग स्टाफ को जो है वो अप्रिशिएट करता हूं और उनको सैल्यूट पेश करता हूं कि जिन लिमिटेड रिसोर्सेज में, जितने रश में वो लोगों को देख रहे होते हैं, मेरा उनको सलाम है और मैं दिल से उनको दुआ देता हूं कि इतने लोगों का रश जो है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और पंजाब का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जहां पे हम ये डॉक्टर्स, ये हमारी नर्सेज, पैरामेडिक्स और सपोर्टिंग स्टाफ जैसे खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत ही काबिल सताइश है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे गुफ्तगू करके, बड़ा अच्छा सेशन रहा। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद भी हुए होंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ डॉक्टर साहब से भी इजाज़त चाहेंगे और आपसे भी, क्योंकि शो का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले शो में होगी आपसे मुलाकात। तब तक देहानान बुखारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।